Good morning everyone. Welcome to our YouTube channel MPS Tutors. Dear students, today we will learn and explain chapter first resources. Dear students, this chapter explain and notes some points on whiteboard. I hope you will complete your all works in notebook. Let's now this chapter resources and explain. Dear students, you are watching a video. Water, electricity, rickshaw, vegetable and textbook have something in common. They have all been used by you, so you have utility. Utility or usability is what make an object or substance a resource. Means वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक जो भी कुछ हम देखते हैं सब समथिंग इन कॉमन, ये सब कुछ कॉमन है. दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, ये सारी चीज़ें हम इंसानों द्वारा यूज की जाती हैं और इसका उपयोग हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं. सो दे हैव यूटिलिटी, ये क्या कहलाते हैं? यूटिलिटी. ये सब हमारे लिए एक साधन का कार्य करते हैं जिससे हमारा वर्क ईजी हो जाता है. यूटिलिटी और यूजिबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स. मीन्स कि यूटिलिटी हो या यूजिबिलिटी, मीन्स कहने का ये हुआ कि जो यूटिलिटी होती है, जो टूल्स होते हैं जो हमारे लिए काफ़ी यूजफुल होते हैं जिससे हम अपने वर्क को कर सकते हैं, और ये सारे रिसोर्स के ही एक ऑब्जेक्ट्स होते हैं. ये रिसोर्स यानी संसाधन के ही ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हमारे वर्क को, हमारे जो डेली लाइफ होती हैं इनको इजी बनाते हैं. लाइक दैट सम एग्जांपल्स. अभी आप टूल्स की बात कर लेते हैं कि आप घर में वेजिटेबल्स को कट करना हुआ तो कट करने के लिए आप किसका यूज करते हैं? नाइफ़ का. तो नाइफ़ क्या है? नाइफ़ एक यूटिलिटी हो गया, टूल्स हो गया, जिससे हम जो है अपना जो वेजिटेबल है, चॉपिंग है, कटिंग है, वो हम बहुत आसानी से ईजिली कर सकते हैं. इलेक्ट्रिसिटी, ये भी हमारे लिए यूटिलिटी है. अगर इलेक्ट्रिसिटी आती है तो हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स होते हैं वो रन करते हैं, वो ऑपरेट करते हैं. हम ट्रेन, बस का उपयोग करते हैं, रिक्शा, और आप देखते ही हैं जैसे बाइक, मोटर कार, ये सारी चीज़ें. मीन्स जो भी चीज़ें हमारे काम को, हमारे वर्क को इजी बनाएं वही यूटिलिटी, अदरवाइज टूल्स कहलाती हैं. ये सब संसाधन कहलाते हैं जिससे हम अपने कार्य को आसान बना सकते हैं या इवन बनाते भी हैं. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. वैल्यू. वैल्यू क्या होती है? वैल्यू मीन्स होता है मूल्य. जैसे आप कभी शॉप पे जाते हो तो आप पूछते हो कि शॉपकीपर से कि हाउ मच, पूछते हो हाउ मेनी. जैसे आप किसी शॉप पे जाते हो उसका मूल्य पूछते हो, वैल्यू पूछते हो कि ये कितने का है, क्या रेट है. तो आप सबसे पहले कोई भी सामान परचेज करने से पहले उसका रेट लेते हो. थिंग्स का आप रेट लेते हैं. रेट के अकॉर्डिंग आप, अगर आपके पॉकेट में आता है, आपके वैल्यूएबल है तो आप उसको खरीदते हैं, अदरवाइज उसको आप नेगलेक्ट कर देते हैं. तो वैसे ही वैल्यू मीन्स होता है वर्थ यानी मनी यानी मूल्य. जैसे सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, कुछ रिसोर्स के इकोनॉमिक वैल्यूज होते हैं, सम डोंट, और कुछ के नहीं होते हैं. देखिए आपके सामने दो वैल्यू आई, एक इकोनॉमिक वैल्यू जिस मीन्स कुछ रिसोर्स ऐसे हैं जिनके इकोनॉमिक वैल्यूज़ होते हैं और कुछ ऐसे हैं जिनके इकोनॉमिक वैल्यूज़ नहीं होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मेटल्स. अब मेटल्स यानी धातुएं. अब देखिए धातुएं भी दो तरीके की होती हैं. एक आयरन धातु होती है यानी आयरन, और नॉन आयरन यानी फेरस, नॉन फेरस. देखिए आयरन को हम फेरस भी कहते हैं, जो हम Fe यानी फेरस से उसको हम सिंबल, उसका जो है Fe होता है, उससे हम उसको प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, लिखते हैं. तो आयरन का मैंने आपको एक एग्जांपल भी पढ़ाया था जब मैंने आपको बताया था कि अर्थ का जो फॉर्मेशन है वो क्रस्ट, मेंटल, कोर से बना है.
हमने आपको एक एग्जाम्पल भी बताया था, एक शॉर्ट फॉर्म भी बताया था। याद करिए और नोट डाउन, मेरी वॉइस को आप सुनते रहिए और अच्छे से कंसंट्रेट होकर सुनिए और अपनी नोटबुक में इसको नोट करते रहिए। अदरवाइज अगर आपको कहीं फॉल्ट आती है, आप नहीं नोट कर पाते हो, तो आप वीडियो को पॉज करेंगे और फिर नोट डाउन करेंगे, फिर प्ले करेंगे, फिर पॉज करेंगे, फिर प्ले करेंगे। अदर मीन्स कहने का ये हुआ कि आप सुनते भी रहिए और लिखते भी रहिए। तो जो आपका मेटल्स है, मैंने आपको बताया था एक बार कि अर्थ का फॉर्मेशन 3 प्रकार से हुआ है। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। क्रस्ट यानी ऊपरी पट्टी जिस पे हम मिट्टी इस समय, जिस पे हम लैंड कहते हैं। फिर इसकी इंटरनल पार्ट यानी मिडिल लेयर अगर देखा जाए तो मेंटल, और जो इनर लेयर है जो लिक्विड फॉर्म में है, अभी भी लावा यानी जो हीट लिक्विड फॉर्म में है, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, बोलिए। अगर आपको आता है तो आप नोट डाउन करिए अपनी नोटबुक में। यस, उसको कहते हैं निफे। अब मैंने तरीका बताया था, देखिए मैंने तरीका क्या बताया था। क्रस्ट को हम क्या बोलते हैं, सियाल बोलते हैं। सियाल यानी SIAL। SI मतलब होता है सिल्का, SI, बात समझ आ रही, SI यानी सिल्का, और AL मतलब होता है एल्यूमिनियम। फिर बात करते हैं हम बात करते हैं जो है सीमा की, यानी SI और MA, यानी क्या हो गया, सियाल और मैग्नीशियम। और थर्ड होता है निफे यानी NiFe, यानी जो कोर होती है, जो इंटरनल लेयर है, जो सबसे भीतरी लेयर है अर्थ की, जो लिक्विड फॉर्म में अभी भी है, उसको कहा जाता है निफे। यानी जो अर्थ की जो इंटरनल लेयर होती है वो क्या है, वो निकिल और फेरस यानी आयरन से मिलकर बनी होती है, लोहे से मिलकर बनी होती है, वो लिक्विड फॉर्म में है। और तभी अगर आपने कभी देखा हो वोल्केनो फटते हो, क्योंकि मैंने आपको एक बार बताया था स्टूडेंट्स, I have told you in previous class 3 types of volcano. First active volcano, second inactive volcano, और third dead volcano. So जो volcanoes होते हैं इनमें से निकलता क्या है, जो by the way जब वोल्केनो फटते हैं, जब उसमें विस्फोट होता है, एक्सप्लोजन होता है, तो निकलता क्या है उसमें से, लिक्विड में जो लिक्विड मैग्मा यानी तरल जो मैग्मा होता है, यानी जिसको हम आयरन भी कह सकते हैं, वो बाहर क्रेटर के माध्यम से यानी बाय द क्रेटर यानी वीवर वो आते हैं बाहर की तरफ, बहुत ही स्पीड के साथ निकलते हैं और आसपास के जो इलाके होते हैं, जो एरिया होते हैं, वहीं पर वो फैल जाते हैं और धीरे धीरे ये कूल हो जाते हैं यानी ठंडे हो जाते हैं। ठंडे होने के पश्चात ये ब्लैक सॉइल में चेंज हो जाते हैं। अब जब ब्लैक सॉइल में चेंज हो जाते हैं तो जो हमारे लिए, आपको पता है कौन सी क्रॉप उगाई जाती है ब्लैक सॉइल में, कॉटन। दूसरा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ये लिक्विड निकलते हैं, जो मैग्मा निकलता है, ये कहीं ना कहीं इग्नियस रॉक या फिर आप कह सकते हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट की चट्टानों यानी रॉक्स होती हैं, उनका ये फॉर्मेशन करते हैं। तो मैंने आपको इसलिए इस टॉपिक को यहाँ पे मैंने इसलिए रखा क्योंकि ये भी हमारा रिसोर्स है। ग्रेनाइट का उपयोग देखो हम लोग अपने घरों में करते हैं, बिल्डिंग्स बनाने में उपयोग करते हैं। बेसाल्ट का उपयोग हम अपने घरों में करते हैं, यूज करते हैं। तो ऐसे आयरन का उपयोग हम करते हैं। तो मैं आपको रिसोर्स पढ़ा रहा हूँ। तो मेरे कहने का तात्पर्य हुआ कि सिर्फ आप किताब पर ही फोकस न करें, आप अपने आउटसाइड भी चीज़ों को देखते रहें और उसको जानते रहें, जिससे आपको जो बेसिक चीज़ें हैं आपकी, जो आप डेली यूज में, डेली लाइफ में आप यूज भी करते हो और देखते भी हो। जैसे आप चट्टान, एक घर में नमक यूज करते हो, साल्ट, याद है आपको? याद करिए, कुछ अगर आपके माइंड में आ रहा हो। साल्ट आता है। साल्ट भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देखिए, एक होता है ओशियन साल्ट, यानी जो समुद्र के पानी से बनाया जाता है। दूसरा जिसको हम सेंधा नमक कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? चट्टानी नमक, चट्टानी साल्ट यानी रॉक साल्ट भी कहा जाता है। और दूसरा ब्लैक सॉल्ट यानी काला नमक। तो नमक भी कई प्रकार के होते हैं। अब ये हमारे लिए देखो चट्टान है, लेकिन हम इसका उपयोग कैसे करते हैं? अपनी डेली लाइफ में करते हैं। ऐसे ही चूना पत्थर,
जिसको हम कभी कभी खड़िया भी कहते हैं, चौक जिसको कहा जाता है, जिप्सम जिसका उपयोग हम लोग जो है सीमेंट बनाने में करते हैं या फिर पीओपी बनाने में करते हैं, यहाँ तक कि प्लास्टर यानी प्लास्टर ऑफ पीओपी को क्या कहा जाता है, पीओपी को प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं, उसको बनाने में यूज करते हैं। यानी ये सब क्या है, हमारे रिसोर्स हैं जो हमें किसके द्वारा दिए जाते हैं, बाय द नेचर, गिवन बाय नेचर, और इसका उपयोग हम अपनी लाइफ में करते हैं और अपनी लाइफ में इसका उपयोग करने के साथ साथ हम अपनी लाइफ को, अपनी जीवनचर्या को अच्छे से व्यतीत करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा। तो देखिए मैंने आपको पढ़ा रहा था वैल्यू, तो वैल्यू दो प्रकार की होती है, एक होती है इकोनॉमिक वैल्यू, एक इकोनॉमिक वैल्यू नहीं, यानी आर्थिक महत्व के हिसाब से देखा जाए आर्थिक वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू। लैंडस्केप देखते हैं आप, लैंडस्केप मैंने अभी लैंडस्केप की ही मैंने बात की थी, लैंडस्केप का कोई जो है वैल्यू नहीं है, ठीक है, लैंडस्केप का, क्योंकि मैंने कहा ना इकोनॉमिक वैल्यू, लैंडस्केप का कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होता, लेकिन वहाँ से निकलने वाली चीज़ों की वैल्यू होती, बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। लेकिन अगर जो लैंड जैसे रिवर है, हमें डायरेक्टली तो कुछ नहीं दे रही, बट इनडायरेक्टली बहुत चीज़ें बहुत कुछ देती है। रीजन क्या है, नदी बहती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग यू, लैंडस्केप इज नॉट ए इकोनॉमिक वैल्यू, but landscape is the best, most important feature of human being, human life, like lithosphere, hydrosphere, atmosphere, biosphere. It's the most important for human being, human life. So वैल्यू की बात आपको समझ में आई कि जिसकी हमारे जीवन में बहुत ही कीमत है, जो हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है, उसी को हम वैल्यू कहते हैं। बट इकोनॉमिक वैल्यू एक इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है, लाइक दैट, जैसे लैंडस्केप की कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, माउंटेन की कोई वैल्यू नहीं है। बट अगर हम देखें तो जितने भी हम मेटल्स निकालते हैं, रिसोर्स निकालते हैं, नेचुरल रिसोर्स, सारे आप इन्हीं लैंडस्केप इलाकों से निकाला जाता है। जैसे प्लेटू से आप निकालते हो, माउंटेन से निकालते हो, माउंटेन रीजन्स पर आपको प्लांट्स मिलते हैं, कोनीफेरस प्लांट्स मिलते हैं, कोनीफेरस प्लांट्स के साथ साथ आपको वहाँ मेडिसिनल प्लांट्स भी मिलते हैं। आपको वहाँ पे बहुत ही रेयर केस की स्पीसीज यानी एनिमल्स मिलते हैं, जैसे रेड पांडा, रेड जायंट पांडा, ये सब तिब्बतियन पांडा। और उसके पश्चात आपका हिम तेंदुआ यानी आइस तेंदुआ, आइस पैंथर, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ब्लैक पैंथर भी दिखते हैं। और आपके जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, ये भी हमारे लिए काफ़ी यूजफुल हैं। जैसे योर ग्रैंड्स मदर होम रेमेडीज यू हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे। जैसे हमारे दादी नानी का जो नुस्खा होता था, घरेलू नुस्खे, आज इस समय घरेलू नुस्खे की कोई वैल्यू नहीं है, बट पहले थी। लेकिन अगर यही दादी नानी की वैल्यू, जो उन्होंने दादी नानी हमारे पास, जो हमें जब चोट लग जाती है या हम बीमार पड़ जाते हैं, जो मेडिसिन खिलाती हैं, अगर इसका उपयोग वो जाकर पेटेंट समझते हैं ना, पेटेंट करा लेते हैं। पेटेंट मतलब होता है कि अपने नाम से उस जो उन्होंने डिस्कवरी की है, जो मेडिसिन देते हैं, वो उनके नाम पे रजिस्टर्ड हो जाएगी, विदाउट उनकी परमिशन के वो रेमेडीज, वो दवाएं, मेडिसिन कोई और यूज नहीं कर सकता। अगर ऐसा करता है तो उसको क्या देना पड़ेगा, बैलेंस, यानी उसको जो है मनी देनी पड़ेगी, तभी वो उसका उपयोग कर सकता है। बात समझ आ रही है। लेकिन अगर यही पेटेंट करा लिया जाएगा, मेडिसिन आपने करा ली पेटेंट, तो आप अपने नाम से, अपनी कंपनी के नाम से, अपनी फर्म के नाम से आप इसको सोल्ड कर सकते हैं, बेच सकते हैं। और अब इसकी इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ गई। घरेलू जो आपकी दादी नानी की जो मेडिसिन थी, वो पहले कोई वैल्यू नहीं थी, बट जैसे उन्होंने पेटेंट कराया, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। अच्छा देखते हैं, लेट अस डू लिखा हुआ है, आप साइड में देखिए कॉर्नर में, कि लिस्ट आउट 5 रिसोर्सेज। आप इसको लिस्ट करिएगा अपनी नोटबुक में, लिस्ट आउट 5 रिसोर्सेज यू यूज इन योर होम एंड 5 यू यूज इन योर क्लासरूम। मतलब समझ में आई बात क्या बोल रहा। इसने कहा कि आप 5
रिसोर्सेस को आप नोट करिए जो आप अपने घर में यूज करते हैं और अपनी क्लासरूम में यूज करते हैं। ये आपको होमवर्क है, नोट करते चलिए होमवर्क। अब देखिए ग्लॉसरी में लिखा है पेटेंट, इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। यानी इसका मतलब हो गया कि अगर आपके पास कोई आइडिया, कोई आपके पास इन्वेंशन करते हो तो उस पर पर्टिकुलर सिर्फ आपका अधिकार रहेगा, किसी और का अधिकार नहीं होगा। टाइम एंड टेक्नोलॉजी, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्स। जो टाइम और टेक्नोलॉजी होती है बेटा, ये दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हमारे सब्सटेंस को, रिसोर्स को चेंज करते हैं। जैसे बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। आज टेक्नोलॉजी और टाइम दोनों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों हमारी लाइफ में जो है इनका बड़ा योगदान है, बहुत ही यूजफुल हैं। पीपल दमसेल्व्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। अब उसमें जो पीपल्स हैं यानी जो पब्लिक है, ये भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए रिसोर्स का वर्क काम करती है, रिसोर्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति की सोचने, थिंकिंग पावर, वर्किंग पावर है ना, यानी कहने काम करने की क्षमता, सोचने की क्षमता क्या होती है, डिफरेंट होती है। हर व्यक्ति एक ही वर्क को कई तरीके से कर सकता है। अब जब एक ही व्यक्ति अलग अलग एक ही वर्क को डिफरेंट व्यक्ति विभिन्न प्रकार से कर सकते हैं, तो जितने लोग उतने माइंड और उतने तरीके सॉल्यूशन ढूंढने के। तो इस प्रकार पब्लिक यानी हम और आप भी एक रिसोर्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कहीं कोई डाउट होता है तो आप नोट डाउन करते चलिए अपने डाउट्स को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, अदरवाइज़ मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज करके अपने सॉल्यूशन को गेट कर सकते हैं। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा रिसोर्स दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? नेचुरल और ह्यूमन मेड और ह्यूमन। नेचुरल रिसोर्स मीन्स जो हमें नेचर द्वारा दिया जाता है, गिवन बाय नेचर, जैसे लैंडस्केप, लैंड, वाटर, पॉन्ड, लेक, ओशियन, माउंटेन, ये सब क्या है आपका नेचुरल रिसोर्स। इसको बनाने के लिए इंसानों की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऑलरेडी बने हुए हैं। दूसरा, अगर हमने प्लेटो की माइनिंग की, प्लेटो की खुदाई की, तो उसमें से हमें आयरन निकलता है, कोल, पेट्रोलियम गैस, डीजल यानी क्रूड ऑयल, ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? सब क्या हैं? नेचुरल रिसोर्स ही तो हैं। तो देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज दैट ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। मेन जो रिसोर्सेज होते हैं नेचर द्वारा हमारे दिए जाते हैं विदाउट किसी मच मॉडिफिकेशन के, और इसका उपयोग हम करते हैं। जैसे एयर वी ब्रीथ, हम एयर से ब्रीथ करते हैं। वाटर हमारी रिवर में आती है, लेक में आती है, वाटर आता है, उसका हम लोग यूज करते हैं। सॉइल, मिनरल, ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज। ये सब क्या है? हमारी नेचुरल रिसोर्स हैं। हम एयर लेते हैं तो क्या हम ऑक्सीजन डिफरेंट करते हैं? भाई एयर में आपको मैंने बताया था एक बार कि एयर में लगभग 78% आपकी क्या है? नाइट्रोजन, 21% आपकी क्या है? ऑक्सीजन। बाकी जो आपकी 1% गैसेज हैं, इसमें डिफरेंट गैसेज मिल जाती हैं। तो क्या अगर हम ऑक्सीजन अगर हम ब्रीथ करते हैं तो क्या हम नाइट्रोजन को डिफरेंट करते हैं? पहले उसको अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, फिर हम ऑक्सीजन लेते हैं? ऐसा नहीं होता। हमारी जो इंटरनल जो बॉडी जो रिस्पायरेटरी सिस्टम, उसका फंक्शन ही ऐसा है कि वो ऑक्सीजन को गेट कर लेता है, बाकी जो अदर गैसेज होती हैं उनको वो बाहर निकालते हैं। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी मे बी नीडेड टू यूज नेचुरल रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे। और कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के पश्चात हम नेचुरल रिसोर्स को बहुत अच्छे पॉसिबल वे में ले आते हैं। अब देखते हैं नेचुरल रिसोर्स भी दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स। फर्स्ट रिन्यूएबल, सेकंड नॉन रिन्यूएबल। और मैंने आपको एक और इसका टर्म बोला था, एग्जॉस्टेबल एंड नॉन एग्जॉस्टेबल। अब याद कैसे करेंगे? देखिए, अगर रिन्यूएबल है तो उसको हम कैसे याद करेंगे? यानी एकदम एक निगेटिव एक पॉजिटिव है तो उसको क्रॉस कर दीजिए, एक की तरफ निगेटिव एक की तरफ पॉजिटिव। जैसे एग्जॉस्टेबल, नॉन एग्जॉस्टेबल। अगर नॉन रिन्यूएबल है तो उसको क्या कर दीजिए? एग्जॉस्टेबल। और जो रिन्यूएबल है उसको क्या कर दीजिए? नॉन एग्जॉस्टेबल। यानी रिन्यूएबल पुनः प्राप्त किया जा सकने वाला, और नॉन एग्जॉस्टेबल जो समाप्त ना हो। भाई जो समाप्त नहीं होगा वही तो पुनः प्राप्त होगा। और नॉन रिन्यूएबल जो
समाप्त हो जाएगा वही रिन्यूएबल नहीं होगा, उसी को दोबारा हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो मतलब क्या हुआ, यानी एग्जॉस्टेबल, यानी एग्जॉस्टेबल का मतलब हो गया समाप्त हो जाना। तो इस प्रकार दो प्रकार के आपके नेचुरल रिसोर्स होते हैं, एक होता है रिन्यूएबल, सेकंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्स में क्या क्या आता है देख लेते हैं हम। रिन्यूएबल रिसोर्स में हम चीज़ों को बड़ी आसानी से दोबारा गेट कर सकते हैं, जैसे वाटर, एयर, सनलाइट, सॉइल, है ना, थर्मल पावर, ये सब क्या हैं आपके, ये सब आपके रिन्यूएबल रिसोर्स हैं। इनको हम ग्रीन एनर्जी भी कह सकते हैं, विंड पावर, या जो है आपका टाइटिडल पावर, है ना, थर्मल पावर, ये सब क्या हैं आपके, ये सब आपके कैसे हैं, रिन्यूएबल पावर हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जो कभी समाप्त नहीं होने वाले हैं। जब तक अर्थ रहेगा, सन रहेगा, एयर रहेगा, तब तक आपको ये मिलते रहेंगे। लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, जैसे नॉन रिन्यूएबल का मतलब हो गया कि आपका क्या, पेट्रोलियम, एलपीजी, पीएनजी, सीएनजी। अब मैंने 3 नेम लिए, 3 नेम मैंने आपके सामने रखे, पीएनजी, सीएनजी और एलपीजी। पीएनजी का मीन्स होता है, नोट करिए अपनी नोटबुक में, पीएनजी मीन्स पाइप्ड नेचुरल गैस, पाइप्ड नेचुरल गैस। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और एलपीजी का है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने नोट कर लिया, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी, एंड एलपीजी मीन्स लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ये सारे क्या हैं, रिसोर्सेज कैसे हैं, नॉन रिन्यूएबल, एक बार ख़त्म, इंड हो गए, समाप्त हो गए, दोबारा आपको नहीं मिलेंगे। जैसे आपने बाइक में या 4 व्हीलर में, 2 व्हीलर में आपने पेट्रोल डलाया, 100 रुपीज़ का पेट्रोल, एक बार डलाते हैं तो क्या वो हमेशा चलता है, नहीं, फिनिश हो जाता है। मीन्स समझ में आ रही, आप एक बार एलपीजी सिलेंडर घर पे लाते हैं, 1 मंथ चलता है, उसके बाद क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है, सिलेंडर का बॉटल खाली हो जाता है, गैस का बॉटल, तो आपको न्यू लेकर आना पड़ता है। तो क्या हैं आपके, जी आपके नॉन रिन्यूएबल हैं, दोबारा रिन्यू नहीं किए जा सकते। आगे बढ़े बेटा, देखते हैं आगे, फिर देखते हैं, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। डेफिनेटली, बिल्कुल सही। देखिए, आपके जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं, ये इनमें 3 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन से, टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। मीन्स ऊंचाई, क्लाइमेट, और आसपास का कि तराई क्षेत्र है, गहरा वाला क्षेत्र है या ऊंचा वाला क्षेत्र है, जैसे भी होगा। अगर ज़्यादा ऊंचाई पे होगा तो वहाँ पे बहुत मुश्किल है मिलना। समुद्र के इलाके वाला इलाका होगा, अगर सी के जो है बीच साइड में होंगे तो वहाँ भी कुछ नहीं मिलने वाले हैं। अगर दलदल होगा तब भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको सॉलिड चाहिए। जैसे प्लेटू रीजन पे क्यों मिलता है, प्लेटू पे क्यों मिलता है, प्लेटू बनता कैसे, अब सवाल मैंने प्लेटू पूछा, प्लेटू बनता कैसे। जैसे मैंने आपको एक बार बताया था कि जब जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, जब जो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो एक टेक्टोनिक प्लेट्स ऊपर चढ़ जाती है, दूसरी नीचे धंस जाती है, तो वहाँ पर फोल्ड यानी फोल्ड माउंटेन या ब्लॉक माउंटेन बन जाते हैं। दूसरा काम क्या है, जब फोल्ड या ब्लॉक माउंटेन बन जाते हैं तो धीरे धीरे इनमें इरोजन होता है हवाओं के वेग से, यानी हवाओं की स्पीड से। यानी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स। मीन्स जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं ये फिजिकल फैक्टर्स पर भी डिपेंड करते हैं, जैसे टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। मीन्स जो तराई क्षेत्र होते हैं, यानी जो निचले पार्ट होते हैं, या जो हमारी जो क्लाइमेट है, जो जलवायु है, और एल्टीट्यूड मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स। मीन्स जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं इनको 3 फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, डिपेंड करते हैं। ये किसके ऊपर, वो हैं तराई क्षेत्र, क्लाइमेट और एल्टीट्यूड। इन तीनों पर ये निर्भर करते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल। मीन्स कहने का ये तात्पर्य हुआ कि जो रिसोर्सेज हैं ये इक्वल नहीं हैं। हर पार्ट, यानी अगर मान लिया जाए
कि इंडिया के एवरी पार्ट में रिसोर्सेस नहीं पाए जाते, मीन्स नेचुरल रिसोर्स नहीं मिलते। जैसे झारखंड में भारत का सबसे ज़्यादा कोयला निकाला जाता है, बट यूपी में कोयला सिर्फ सोनभद्र जिले में है। ऐसे ही तांबा यानी कॉपर सबसे ज़्यादा खेतड़ी में निकाला जाता है। खेतड़ी कहाँ, एक ज़िला है, एक डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पर, राजस्थान में। तो कुछ ऐसे पर्टिकुलर एरियाज़ हैं जहाँ पर सारे नेचुरल रिसोर्स नहीं पाए जाते। कहीं पर किसी भी प्रकार का नेचुरल रिसोर्स मिलता है, कहीं पे कोई और मिलता है, कहीं कुछ और मिलता है। तो इस प्रकार नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं ये हर जगह इक्वली नहीं पाए जाते, अनइक्वल हैं। अब बात करते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स की। जो ह्यूमन मेड रिसोर्स है बेटा, ये जो होते हैं जैसे इंसानों द्वारा बनाया हुआ कोई रिसोर्स। देखिए आप इस होम स्क्रीन पर, अपनी मोबाइल स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि सम टाइम नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज। कभी कभी जो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं, जो अवयव होते हैं, इसे क्या करते हैं, अपनी जो उनकी ओरिजिनल फॉर्म होती है वो चेंज हो जाती है। जैसे आयरन ओर वाज नॉट ए रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। मीन्स कि आयरन जो था आज से तो इंडिया अर्थ पे पाया नहीं जा रहा है, अर्थ पे तो बहुत पहले से, बट लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं थी। जैसे अगर हम एंशिएंट पीरियड की बात कर लें तो एंशिएंट पीरियड में सबसे पहले हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले कॉपर आया, कॉपर के बाद फिर ब्रॉन्ज आया, ब्रॉन्ज के बाद फिर आयरन आया। यानी आयरन एज सबसे लास्ट में आ रहा है। और जब आयरन एज लास्ट में आ रहा था यानी इसका मतलब कि सडनली तो आयरन आया नहीं, आयरन था, हमारे अर्थ के अंदर आयरन था, बट लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। तब तक, जब तक जानकारी नहीं थी तब तक हमारे लिए वो यूजफुल नहीं था। बट जब लोगों को इसके बारे में जानकारी हो गई, इसके टूल्स बनाने की जानकारी हो गई, इसका उपयोग करना जान गए, तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल हो गया। और आज हम छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ तक हम जो है इसी का उपयोग करते हैं, आयरन का उपयोग करते हैं। इस समय पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिज, रोड, मशीनरी एंड व्हीकल। मीन्स आज नेचुरल रिसोर्स का उपयोग हम लोग, आई थिंक वर्ल्ड के जितने भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसमें हम नेचुरल रिसोर्स का उपयोग करते हैं। कुछ एग्जांपल आपके दिए गए हैं, ब्रिज, रोड, मशीनरी, व्हीकल, बिल्डिंग, हर जगह। तो इतनी बात समझ में आई, ह्यूमन मेड रिसोर्स जो इंसानों द्वारा बनाया जाए। टेक्नोलॉजी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर सकते हैं। आईटी सेक्टर, जैसे आज हम लोग टेलीफोन का उपयोग करते हैं, बेतार का तार यूज करते हैं, ईमेल भेजते हैं यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजते हैं। तो इस प्रकार का जो टेक्नोलॉजी है इसका उपयोग करते हैं हम, और अपनी लाइफ को, अपनी वर्क को बहुत ही स्मार्ट तरीके से कंप्लीट करते हैं। अस यूज नेचुरल रिसोर्स टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं बेटा। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज। मीन्स कहने का ये तात्पर्य हुआ कि अगर हम नेचुरल, जो नेचर द्वारा हमें प्रदान की गई है, जो नेचुरल चीज़ें हैं उसको हमने देखा, हमने उसके बारे में जाना, लेकिन अब उसका उपयोग, उसके बारे में जान करके उसका उपयोग स्मार्ट तरीके से अपनी लाइफ में करना। ह्यूमन रिसोर्स मीन्स पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर। यानी जो पब्लिक होती है इस नेचर का उपयोग, यानी जो हम लोग हैं, हम हैं, आप हैं, या और भी अदर पीपल हैं, अदर कंट्री के लोग हैं, जो नेचुरल चीज़ों का स्मार्ट तरीके से चेंज, फॉर्मेशन, मॉडिफिकेशन है ना, कर अपनी लाइफ में, अपने डेली यूज के लिए उसका उपयोग करें। अब देखिए करना क्या पड़ेगा इसके लिए। व्हेन दे हैव द नॉलेज, जब इसके बारे में जानकारी होगी तभी हम कर पाएंगे। ह्यूमन रिसोर्स, पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज। मीन्स जो पब्लिक है, जो लोग हैं, ये क्या करते हैं कि नेचर के जो प्रोडक्ट हैं, जो नेचर द्वारा गॉड गिफ्टेड हैं, इनके बारे में हम जान करके, टेक्नोलॉजी का उपयोग कर करके, नॉलेज ले करके उसका उपयोग हम अपनी लाइफ में करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लोगों को आयरन के बारे में पता था, पहले लोगों को आयरन के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी,
लेकिन जैसे जैसे उनको जानकारी होती गई वैसे वैसे इन्होंने अपने उपयोग को, अपनी चीज़ों को वो बढ़ाते गए, अपनी नॉलेज को बढ़ाते गए और नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए टूल्स, नए नए वेपन्स वो बनाते गए। और आज हमने बहुत बड़े बड़े मशीनरी यानी बिग मशीनरीज, बिग बिल्डिंग्स, आर्टिफिशियल यानी मैन मेड, हम बहुत सारी चीज़ें बना चुके हैं। देखिए ग्लॉसरी में देख लेते हैं, स्टॉक ऑफ रिसोर्स। स्टॉक मीन्स क्या होता है? भंडार। ऑफ रिसोर्स यानी रिसोर्स का भंडार। इट इज़ द अमाउंट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल फॉर यूज़, यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो रिसोर्स है, जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि नेचुरल रिसोर्स, आर्टिफिशियल रिसोर्स यानी मैन मेड, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, यानी ये भंडार हैं। जैसे हमारे घर में स्टोर हाउस बनता है ना, वैसे ही अर्थ के अंदर भी स्टोर है। सारे प्रकार के जितने भी प्रकार के आपके रिसोर्सेज होते हैं ये सब पाए जाते हैं और धीरे धीरे ये समाप्त भी हो जाते हैं। यू आर सीइंग होमवर्क on your mobile screen. Let's do. Think of a few renewable resources and mention how their stock may get affected by overuse. मीन्स आपको क्या करना है कि आपको सोचना है कि कौन से ऐसे कुछ रिसोर्सेज हैं जो दिए गए हैं, जो हमारे अर्थ पर मौजूद हैं, जिनका स्टॉक अगर हम उसका ओवर यूज करेंगे तो इन केस फ्यूचर में वो समाप्त हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे, उनकी कमी हो जाएगी। दूसरा, मेक अ लिस्ट ऑफ 5 ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। आपको इंसानों द्वारा यानी मानवों द्वारा बनाई हुई रिसोर्सेज, 5 रिसोर्सेज के बारे में लिखना है और ऐसा करना है कि आप उनको डेली यूज में अपनी लाइफ में देखते हैं, उसका उपयोग करते हैं, अपनी लाइफ में उपयोग करते हैं। क्या आपको पता है? डू यू नो? ह्यूमन रिसोर्स रिफर टू द नंबर यानी क्वांटिटी एंड एबिलिटीज, मेंटल एंड फिजिकल टू द पीपल। ह्यूमन रिसोर्स किस पे डिपेंड करता है बेटा? रिफर करता है क्वांटिटी एंड एबिलिटी यानी क्षमता और उपलब्धि, दोनों चीज। एबिलिटी यानी आपकी उपलब्धि क्या है और क्वांटिटी यानी आपकी क्षमता कितनी है, मात्रा कितनी है, इसके आधार पर वो डिपेंड करता है। देयर आर डिफरिंग व्यू रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन्स एज अ रिसोर्सेज। वन कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट इट इज़ द स्किल ऑफ ह्यूमन दैट हेल्प इन ट्रांसफरिंग द फिजिकल मटेरियल इनटू वैल्यूएबल रिसोर्स। मीन्स उसके पश्चात जो हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं या जो हमारे वैल्यूएबल रिसोर्स हैं, अभी मैंने आपको वैल्यूएबल यानी वैल्यू, मैंने चैप्टर के फर्स्ट में ही मैंने आपको समझाया वैल्यू। जैसे आप देखिए यहाँ पे लिखा है वैल्यू मीन्स वर्थ, यानी वैल्यू मीन्स वर्थ मीन्स मनी, जिसकी कीमत मूल्यांकन किया जाए। बात समझ आ रही है? इकोनॉमिक वैल्यू, नॉन इकोनॉमिक वैल्यू। तो वैसे ही आप जो ह्यूमन रिसोर्स होता है ये इकोनॉमिक वैल्यू, नॉन इकोनॉमिक वैल्यू को देखता है और उसके अकॉर्डिंग अपने फैक्ट को, फिजिकल मटेरियल को, अपने जो वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं उसका उपयोग टेक्नोलॉजी टू डू सो। अब टेक्नोलॉजी बहुत आ गई है इस समय, हम यूज कर रहे हैं। आप घर में देखिए बैठे बैठे हम विदेश की यानी फॉरेन कंट्रीज़ के बारे में जान लेते हैं, हम बैठे बैठे वेदर के बारे में जान लेते हैं, हम मोबाइल स्क्रीन पर बैठे बैठे न्यूज़ देख लेते हैं, रेडियो सुन लेते हैं। ये सब क्या है? टेक्नोलॉजी का उपयोग। ये सब ह्यूमन मेड है। फ़ैन चल रहा है ह्यूमन मेड, मोबाइल चल रहा है ह्यूमन मेड, बाइक चल रही है ह्यूमन मेड। दैट इज़ वाई ह्यूमन बीइंग आर ए स्पेशल रिसोर्स। तो सिर्फ ये बताना है कि ह्यूमन बीइंग जो होती है ये स्पेशल क्यों है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स, जबकि पीपल ह्यूमन रिसोर्स है। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल आर वैल्यूएबल रिसोर्स। जो एजुकेशन हो गई, हेल्थ हो गई, ये क्या है? हमारे लिए भी वैल्यूएबल रिसोर्स हैं। जैसे इस समय कोरोना वायरस चल रहा है, काफ़ी एपिडेमिक है ना? पेंडेमिक भी है और एपिडेमिक भी है। अब देखिए, आप देख रहे हैं जो पेंडेमिक है, एपिडेमिक है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी इसका कोई वैक्सीन, कोई दवा, कोई मेडिसिन नहीं आई है। सिर्फ एक ही इसका उपाय है कि केयरफुल रहना, सतर्क रहना और अपनी केयर करना। तो जो रिसर्च में लगे हुए हैं, जो वैज्ञानिक लगे हुए हैं, जो डॉक्टर्स हमारी हेल्प कर रहे हैं, हमारा इलाज कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो क्या ह्यूमन रिसोर्स ही तो हैं जो हमारे लिए नई नई चीज़ें, नई नई टेक्नोलॉजी खोज रहे हैं, जिससे हमारी लाइफ इजी से, मतलब हार्ड से इजी और इजी से और इजी होती जा रही है। बट इसके बैड इफ़ेक्ट भी हैं, हम लेजी भी होते जा रहे हैं।
हम लेजी भी होते जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें लेजी नहीं होना है, हमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है, लेकिन हमें साथ ही साथ हार्ड वर्क भी करना है, आपको पढ़ना भी है। आगे देखते हैं, एजुकेशन द हेल्थ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब क्वालिटी, अगर लोगों की स्किल क्वालिटी को हम इम्प्रूव करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे, उसमें क्षमता में पारदर्शिता लाएंगे, उसमें जो है और अच्छे से एलिजिबिलिटी लाएंगे, तो क्या कहलाएगा वो? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। बात समझ रही बेटा? लास्ट पॉइंट है, पढ़ लेते हैं हम बेटा जल्दी से। कंजर्विंग रिसोर्स। देखिए कंजर्व क्या होता है? संरक्षण। भाई कोई भी सामान, कोई भी वस्तु, कुछ भी हो, अगर उसका हम संरक्षण नहीं करेंगे तो वो बहुत ही ईजिली हमारे घर से, इस दुनिया से, धरती से, अर्थ से समाप्त हो जाएगी। और हम इतना ज़्यादा किसी भी थिंग के इतने ज़्यादा हम एडिक्ट हो जाते हैं, उसके हम आदी हो जाते हैं, उसकी हमें आदत पड़ जाती है, विदाउट उसके हम सर्वाइव करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। सपोज करिए अभी सन ना रहे, क्या पॉसिबल है जीवन? एयर ना रहे क्या पॉसिबल है जीवन? लाइफ पॉसिबल है? लैंड ना हो, वाटर ना हो, पॉसिबल है? चलो ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल, मोबाइल फ़ोन आप लिए हैं, आपके मोबाइल फ़ोन पे आप देख रहे हैं, बट पहले ये हमारी लाइफ का हिस्सा नहीं था, बट दिस टाइम दिस इज अ मेन पार्ट ऑफ लाइफ। ओके, ये मेन पार्ट हो गया है। विदाउट मोबाइल फ़ोन के चलना डिफ़िकल्ट हो गया है। ये सारे डेटा, सारे इन्फॉर्मेशन, सारे डॉक्यूमेंट्स इंसान मोबाइल फ़ोन में सिमट कर रह गया है। तो इसलिए हमें रिसोर्स का कैसे क्या करना है? सोच समझकर उसका यूज करना है, कंजर्व करना है। हमें प्लांटेशन करनी चाहिए। प्लांटेशन करने से जो है एयर, वाटर, इरोजन, इन सब चीज़ों से हमें क्या मिल जाती है? छुटकारा। हमें हेल्प मिलती है इसको दूर करने से। देखते हैं आगे। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। कहने का मतलब ये मैंने आपको भी समझाया कि अगर हम कोई भी रिसोर्स यूजफुल तरीके से, केयरफुल तरीके से अगर उसका उपयोग करते हैं तो वो क्या कहलाता है? रिसोर्स कंजर्वेशन। बैलेंसिंग यानी बैलेंस बना के चलना। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्स एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मीन्स आप किसी भी चीज़ का, कोई भी रिसोर्स आप यूज करिए, बट उसका सस्टेनेबल मीन्स इन केस फ्यूचर में भी होना चाहिए। जैसे सपोज करिए अगर हम आज सारे पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स आते हैं उनका हम उपयोग कर लेंगे, तो इन केस फ्यूचर में क्या बचेगा? फ्यूचर में एनर्जी के सोर्स रहेंगे? नहीं रहेंगे। इसलिए हमें कंजर्व करना है। हम अगर रेड लाइट पे जा रहे हैं, सिग्नल रेड हो गया, तो हमें अपने मोटर को, अपनी बाइक को, कार को के इंजन को ऑफ कर देना चाहिए। अगर हम कमरे में नहीं हैं तो हमें फ़ैन, टीवी सब बंद कर देनी चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ। अक्सर सबके घर में मोबाइल फ़ोन तो होता ही है, इस समय स्मार्ट टीवी भी आ गई है, और स्मार्ट टीवी के साथ साथ रिमोट भी आ गया है। अब व्यक्ति करता क्या है? व्यक्ति ये करता है कि वो कहता है कि मैंने जो आपका टेलीविज़न है, डिनर करने चला गया, लंच करने चला गया या कहीं बाहर चला गया, तो क्या कर देता है? उसको हाइबरनेट मोड पे डाल देता है, या टीवी चल रही है, प्ले, उसमें एक्टिंग, ड्रामा, सॉन्ग्स बज रहे हैं, प्ले हो रहे हैं। पहली बात, अभी सपोज करिए लाइट का वोल्टेज हाई या लो हो जाए तो आपके इक्विपमेंट्स भी जल सकते हैं। सेकेंड, आपका बिजली का बिल भी बढ़ेगा। तो इसलिए कभी भी आप जो है, जब आप रूम में रहिए, जब आपकी ज़रूरत हो, नीड हो, तब उसका उपयोग करिए। अदरवाइज उसका उपयोग आप ना करिए, उसको आप क्लोज कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए। देयर आर मेनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्स। बहुत सारे वेज हैं कंजर्विंग रिसोर्स करने के लिए। जैसे ईच पर्सन रीयूजिंग थिंग्स। हमें एक ही सामान को, ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट द रिड्यूसिंग
कंजम्पशन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग। हम एक ही सामान का बार बार यूज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं उसका, यानी 3R, यानी रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकिल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मार्केट जा रहे हैं तो हो सके अगर ज़्यादा दूर नहीं है तो हम पैदल जा सकते हैं, साइकिल से जा सकते हैं। हम मार्केट गए, सामान खरीदे तो हम थैला लेके जा सकते हैं, थैला लेके जा सकते हैं तो हम वहाँ से पॉलीथीन लेकर नहीं आएंगे, क्योंकि पॉलीथीन अगर ये मिट्टी में पड़ जाती तो सड़ती नहीं है। इसका जो है जो एबायोटिक एनिमल्स होते हैं इसको तोड़ नहीं पाते हैं, विखंडित नहीं कर पाते हैं। जो प्लास्टिक्स होते हैं ये कभी समाप्त नहीं होती हैं। तो इस प्रकार हमारे लिए काफ़ी जो है फ़ायदा मिलेगा अगर हम चीज़ों का रीयूज, रिसाइकिल करें। सपोज करिए इस समय आप कोई भी सेलफोन 180 ग्राम से कम नहीं होता। एक व्यक्ति अगर मार्केट जा रहा है तो एक सेलफोन, एक वॉच, एक वॉलेट लेके जाता है। आई थिंक 250 ग्राम यानी 250 ग्राम का प्रोडक्ट अपने साथ लेके जाता है। तो क्या वो 100 ग्राम, क्या वो 100 ग्राम का यानी 100 ग्राम का झोला, थैला अपने साथ नहीं ले जा सकता मार्केट सामान लाने? इससे फ़ायदा क्या मिलेगा कि आप पॉलीथीन नहीं लाएंगे, इससे फ़ायदा मिल जाएगा। मीन्स आप ये ना सोचिए कि शॉप वाला हमें सामान ना दे, पॉलीथीन ना दे, आप उससे लेना बंद कर दीजिए। जब आप लेना बंद कर देंगे, डिमांड बंद कर देंगे तो सप्लाई होनी बंद हो जाएगी, सप्लाई नहीं होगी फिर। और अदरवाइज हम डिमांड करते रहेंगे, सप्लाई होती रहेगी। यानी मैंने आपको पहले ही बताया कि डिमांड और सप्लाई अगर बनी रहेगी तब, अगर हम पॉलीथीन की डिमांड नहीं करेंगे तो पॉलीथीन आएगी नहीं। अगर आ भी गई तो उसका हम रिसाइकिल करें, उसका रीयूज करें, बार बार यूज करें। तो इस प्रकार हम अपने एनवायरनमेंट को, अपने अर्थ को, अपने आसपास के जो इलाके हैं, क्षेत्र हैं, एरियाज़ हैं, इनको हम सेव कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। पानी का कंजर्व कैसे कर सकते हैं? देखिए, अगर मान लीजिए आपने क्लॉथ्स को वॉश किया, जो वाटर निकलता है उसको आप प्लांट में डाल सकते हैं। अगर आप घर, आपका जो है फर्श है तो फ्लोर को आप धुल सकते हैं। अगर आपके पास बाइक है, कार है, तो आप उससे, उस वाटर से आप उसको धुल सकते हैं। यानी आप पानी यानी वाटर बचाने के बहुत सारे तरीके आपके पास हैं, बस आपको बचाने की ज़रूरत है, आपको माइंड लगाने की ज़रूरत है। तो बेटा आपका चैप्टर देखते हैं। बेटा नेक्स्ट पॉइंट है कि द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड्स। नेचर द्वारा प्रोवाइड की गई लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर पूरा ये हम, आप, एनिमल, प्लांट सब लोग निर्भर करते हैं, डिपेंड्स करते हैं। इसलिए ये हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा कर्तव्य बनता है कि ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, कि हमें रिन्यूएबल रिसोर्स को हर तरीके से, अच्छे तरीके से, यानी रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकिल तरीके से हम इसका उपयोग करें। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व। हमें डाइवर्सिटी यानी जो अर्थ की जो डाइवर्सिटी है, लाइफ की जो डाइवर्सिटी है, इसको द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व। जो अर्थ पर जीवन का जो डाइवर्सिटी है, क्योंकि डाइवर्सिटी में लगता है तो विविधता, हर जगह, हर प्लेस पर, एवरी कंट्री में सेम पॉपुलेशन, सेम रिसोर्स नहीं मिलते हैं। कहीं पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं पीपल गरीब हैं, कहीं अमीर हैं, यानी रिच पर्सन पाए जाते हैं, कहीं रहते हैं, कहीं जो है पुअर पर्सन होते हैं। तो ये जो मीन्स जो ये प्रोडक्शन है, जो ये फैलाव है, जो स्प्रेड है, इसको आप जो कंजर्व कर सकते हैं। दूसरा मीन्स थर्ड पॉइंट, द डैमेज टू नेचुरल इन्वायरमेंटल सिस्टम इज मिनिमाइज्ड। और हमें जो इन्वायरमेंटल सिस्टम है इसको हमें अच्छे से बचा के रखना है, अपने लिए, आने वाले कल के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए, हमें अपनी न्यू जनरेशन के लिए इसको सेव करना पड़ेगा। यानी सेव द अर्थ, सेव द लाइफ। कुछ पॉइंट्स हैं बेटा, नोट कर लीजिए। जैसे सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। सभी प्रकार के जीवों की हमें क्या करनी चाहिए? रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ।
हमें अपने ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए। वी शुड इम्प्रूव आवर ह्यूमन लाइफ, कंजर्व द अर्थ्स विटैलिटी एंड डाइवर्सिटी। अर्थ पर जो कंजर्व हैं यानी जो रिसोर्स पाए जाते हैं, या जो विटैलिटी है, जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, इसको हमें कंजर्व करना है। ऐसा ना हो कि हमारे पास प्रोडक्ट ज़्यादा है तो हम उसका खूब उपयोग करें, जिसके पास नहीं है उसको कुछ ना मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स को हमें बहुत ही कम, बहुत ही जितना हमें ज़रूरत हो उतनी ही मात्रा में उसका उपयोग करना चाहिए। चेंज पर्सनल एटीट्यूड, चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट। हमें अपना पर्सनल एटीट्यूड, जो व्यवहार जो हमारा है, इसको बदलना पड़ेगा। हमें प्रैक्टिकल सोचना पड़ेगा, एनवायरनमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा, थिंक करना पड़ेगा और लोगों को समझाना पड़ेगा। इनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट। और जो इनेबल कम्युनिटीज़ हैं, कम्युनिटीज़ यानी जो हमारे आसपास के जो लोग हैं, जो इनेबल हैं, जो ये सारे वर्क कर सकते हैं, हमें उनके इसके बारे में बताना चाहिए, उनको अवेयर करना चाहिए, वो और दूसरे लोगों को अवेयर करें। यानी मेक ए चेन, मुझे हम लोगों को एक चेन बना लेनी चाहिए कि आप उनको समझाएं, आप उनको समझाएं, आप उनको समझाएं। इस बार चेन बन जाएगी और सबको जानकारी मिल जाएगी, हम भी सेफ़ हो जाएंगे, हमारा अर्थ भी सेफ हो जाएगा, हमारी लाइफ भी सेफ हो जाएगी। तो बेटा आज का ये टॉपिक फिनिश हुआ, ये चैप्टर फिनिश हुआ। आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है जो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिख रही है। आंसर दीज फॉलोइंग क्वेश्चंस, टिक द करेक्ट आंसर, एक्टिविटी एंड फॉर फन। ये आपको सारे वर्क आपके फेयर कॉपी में कंप्लीट होने चाहिए। आपकी स्क्रीन पर पूरी वीडियो अच्छे से गई है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में, मीन्स हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मैसेज कर सकते हैं। आई एम अवेलेबल 24/7 डेज, मीन्स 24 घंटे 7 दिन मैं अवेलेबल हूँ। कभी भी एनी टाइम आप मैसेज कर सकते हैं और अपने सॉल्यूशन को, अपने डाउट्स को। डियर स्टूडेंट्स, आप मुझे कभी भी 24/7 डेज मैसेज कर सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, सॉल्यूशन को गेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।